हेलो, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम देखेंगे मूल विधि के हम 3 वीडियो जो केस हैं, जो वाद हैं, वो हम देख चुके हैं। 3 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी हैं। आज ये हमारी चौथी और अंतिम वीडियो है वाद की। कौन सी वीडियो है? ये चौथी और लास्ट वीडियो है। उससे पहले हम मूल विधि में क्या देख चुके हैं? आईपीसी की वीडियो सारी अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद सीआरपीसी की हो चुकी हैं। सीआरपीसी की एक ही वीडियो है, आधा घंटे की लगभग, उसी में सारी सीआरपीसी कंप्लीट करा दी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो केसेस की आज ये चौथी और लास्ट वीडियो है। लगभग इसमें हमारे 100 प्लस, लगभग ऐसे मान लो आप 115-20 के आसपास जो हमारे केस हैं वो हमने यहाँ पर कवर किए। एक बार आप वीडियो देख लेना, दोबारा कभी टाइम हो बीच में तो देख लेना, वरना आपका यहीं से कवर हो जाएगा। और फिर जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे सब यहीं पे रिपीट करा दूंगा, सब यहीं पे रिपीट करा दूंगा। अलग से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, कुछ और बुक या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मूल विधि का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देना है, ठीक है। बस आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। तो हम बात करते हैं आज अपने जो हमारे प्रश्न हैं, जो केस हैं, उनकी हम बात करते हैं। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भाई एक चीज़ और है, जो जैसे आप सब्सक्राइब करते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार सब्सक्राइब कर देते हैं। जैसे दोबारा सब्सक्राइब कर दिया तो ये रेड बटन है, आपको इसको केवल एक बार सब्सक्राइब करना है। अगर आप दोबारा दबाओगे तो इस पर आएगा अनसब्सक्राइब, उसको ओके नहीं करना है, ठीक है ना। तो केवल एक ही बार दबाना है, उससे ही हो जाएगा। और सब्सक्राइब के पास बटन है, घंटी का बटन है, बेल आइकन, उसको जब ओके करोगे तो ऑल आएगा, उस पर ऑल पे ओके करके सेट करते हैं। जितने भी अपडेट रहेंगे आपके, जो भी वीडियो डिले करेंगे तो वो अपडेट आपको सारे मिलते रहा करेंगे टाइम टू टाइम। तो अब हम देखते हैं अपनी आज की वीडियो, बढ़ते हैं आगे। तो हमारा सबसे पहला है कुलतेज सिंह बनाम सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का वाद। देखो ये ऐसे केस हैं, इनको आप बस पढ़ के याद हो जाएंगे। ये मैं ज़्यादा चक्कर में मत पढ़ना, रट्टा मारने चक्कर में मत पढ़ना, ऐसे याद हो जाएंगे आपको। और आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे यार कुछ नहीं जाने देंगे अलग से। तो इसमें पहला है कुलतेज सिंह बनाम सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का वाद किससे संबंधित है। तो यह न्यायालय ने निर्धारित किया, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और इससे अधिक समय तक किसी भी व्यक्ति को निरोध में नहीं रखा जा सकता, मतलब उसको कैद में रखा नहीं जा सकता। यहीं से समझ जाओगे कुलतेज सिंह बनाम सर्किल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब थाने से संबंधित, मतलब 24 घंटे रखना है, यहीं से आप समझ जाओगे। नेक्स्ट, शौकीन बनाम स्टेट ऑफ यूपी के वाद का संबंध किससे है। तो शौकीन बनाम स्टेट ऑफ यूपी, इसमें क्या कहा गया, ये सारे कैद से ही संबंधित है। इसमें कहा गया यदि अभियुक्त 7 वर्ष तक के कारावास अपराध में शामिल पाया जाता है, ठीक है ना। आदरणीय गलत लिख गया भाई इसमें, तो कारावास में शामिल पाया जाता है, ठीक है ना। यदि 7 वर्ष तक की कारावास की यदि उसको सज़ा मिली है, मतलब उसको सज़ा होगी, ऐसा केस है, तो सामान्य तौर पर उसे गिरफ्तार नहीं किया। मतलब 7 वर्ष से कम का कोई केस है, कोई केस कैसा है जिसको 7 वर्ष से कम की सज़ा होगी, तो उसको सामान्य तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरे पॉइंट इसी में कहा गया है। तो आपको याद रखना, शौकीन बनाम स्टेट ऑफ यूपी का बात किससे संबंधित है, गिरफ्तारी, किसको गिरफ्तार किया जाएगा और कब गिरफ्तार किया जाएगा और किसको नहीं। नेक्स्ट, इसी में पॉइंट है, यदि 7 वर्ष तक के कारावास के दंड ने अपराध में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक। यदि कोई व्यक्ति है जिसको 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और उसकी जो अपराध में संलिप्त है और उसकी आरोप जो गिरफ्तारी है वो आवश्यक है, तो उसके लिए केस डायरी में विनिर्दिष्ट कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए। किसमें होंगे, केस डायरी में जो कारण है वो अभिलिखित किए जाने चाहिए। तो किसमें होने चाहिए, जो अभिलिखित होने चाहिए वो केस डायरी में निर्धारित होने चाहिए। केस डायरी सीआरपीसी की किस धारा में है, केस डायरी कौन सी धारा में, सीआरपीसी की 172। यहीं से आपको याद हो जाए कौन सी धारा में केस ऑफ डायरी, सीडी जिसको बोलते हैं, वो है 172 में। नेक्स्ट, रसिकलाल बनाम किशोर खानचंद बादवानी का वाद किससे संबंधित है। तो रसिकलाल बनाम किशोर खानचंद बादवानी का वाद किससे संबंधित है। इसमें ये एक गुटखा जो होता है, गुटखा व्यापारी थे और लगभग इनका 500 करोड़ का जो व्यापार था, 500 करोड़ के आसपास का था, उसमें पाए गए थे संलिप्त किसी चीज़ में, तो उसमें गिरफ्तारी हुई थी इनकी। तो इसलिए जो वाद है ना, तो मतलब इतना बड़ा केस था, लगभग 500 करोड़ का कारोबारी था ये, तो ये उससे संबंधित है। तो उसमें क्या कहा गया था, तो इसमें कहा गया था ये इस व्यक्ति को छोड़ा गया था, इस व्यक्ति को क्या गया, जमानत पर छोड़ा गया था। उसमें क्या कहा गया, जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को पुनः गिरफ्तारी रोकने का कोई प्रावधान नहीं। मतलब ऐसा है, अगर किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया है तो उसे पुनः गिरफ्तार करने से मतलब रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।
उसको कभी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये किस में कहा था? रसिकलाल बनाम किशोर खानचंद बादवानी। मतलब इतना बड़ा व्यापारी है, उसको जमानत पर छोड़ दिया, हो सकता है वो भाग जाता। ठीक है, तो इसलिए ये कहा कि हाँ जरूरत पड़ी तो कभी पकड़ना है, ऐसा नहीं कि हाँ पकड़ नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसी में, किसी जमानत को निरस्त करते समय परिवादी को नोटिस देना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर जमानत निरस्त करती तो परिवादी जो भी है, कौन है जो शिकायत करता है, उसमें क्या होगा? उसको नोटिस देना आवश्यक नहीं, जिसको छोड़ा है जमानत पर उसको नोटिस देना आवश्यक नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, जमानत को निरस्त करते समय परिवादी को सुनना भी आवश्यक नहीं, कोई सुनने की कोई ज़रूरत नहीं उसमें। मतलब निरस्त कर देंगे जमानत और ना तो उसको सुनेंगे और ना ही उसको नोटिस देंगे। ठीक है, तो ये किस में कहा गया था? रसिक लाल बनाम किशोर खानचंद बादवानी। एक गुटखा व्यापारी थे, जो गुटखा खाते हैं लोग, वही गुटखा उसके व्यापारी थे। लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का इनका कारोबार था। तो आगे देखते हैं इसमें, इसको आपको याद रखना है भाई। साजू बनाम स्टेट ऑफ केरल का वाद किससे संबंधित है? तो साजू बनाम स्टेट ऑफ केरल, तो ये क्या है? उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 120A में परिभाषित आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए निम्न तत्व को साबित करना आवश्यक है। तो साजू बनाम स्टेट ऑफ केरल का वाद किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा जो है 120A आपराधिक षड्यंत्र से। अब इसमें इसको बताएगा कि आपराधिक षड्यंत्र किसको कहेंगे, ये तत्व शामिल होने आवश्यक है। पहला पॉइंट आपको यहाँ से 120A भी याद हो जाएगी। दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत हुए। मतलब ऐसा कार्य है जो अवैध तो नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत हुए, तो वो किस में आएगा? आपराधिक षड्यंत्र। दूसरा पॉइंट, सभी षड्यंत्रकारी एक दूसरे की बातों को जानते हों और वह षड्यंत्र के मुख्य प्रयोजन में सह अभियुक्त हों। नेक्स्ट, करार के सभी, मतलब क्या हो? सभी ने क्या किया हो? उसके लिए करार किया हो। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षकार षड्यंत्र के दोषी होंगे। जो पक्षकार होंगे वो क्या होंगे? षड्यंत्र के दोषी होंगे, चाहे भले ही अवैध कार्य न किया गया। मतलब अगर सहमति भी है सबकी, पक्षकार है, तो उसमें क्या होंगे? वो भी अपराधी होंगे। नेक्स्ट इसमें, प्रथम दृष्टया यह दर्शित होना चाहिए कि व्यक्ति का जो कार्य है अपराध के पूर्व षड्यंत्र का एक पक्षकार था। मतलब ये होना चाहिए पहली दृष्टि में ही क्या होना चाहिए कि अपराध के पहले षड्यंत्र का एक पक्षकार था। कौन? ये। और आपराधिक षड्यंत्र से ही एक और है, किसका संबंध है? विनायक दामोदर सावरकर जी का जो संबंध है वो किससे है? नासिक षड्यंत्र से। ये लगभग कब का? 1924 का, अंग्रेजों के समय का। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस वाद में कहा गया कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए? तो ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, किसमें? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। और एक और है इसमें, महेंद्रनाथ दास बनाम असम राज्य। तो दोनों को याद रख लेना, बच्चन सिंह बनाम पंजाब और महेंद्र दास बनाम असम। दोनों में क्या कहा है कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले में दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वनाथन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद किससे संबंधित है? विश्वनाथन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सामूहिक बलात्कार के अपराध में सभी अभियुक्तों का सामान्य से एक दूसरे से मिलना आवश्यक नहीं। मतलब इन दोनों क्या है? इन दोनों का सामान्य आशय एक दूसरे से मिलना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है इसमें, सामूहिक बलात्कार के अपराध में सभी अभियुक्तों, इसमें नेक्स्ट है सामूहिक बलात्कार के अपराध में सभी अभियुक्तों को दोषी सिद्ध किया जा सकता है। पहला क्या था? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सामूहिक बलात्कार के अपराध में सभी अभियुक्तों का सामान्य आशय, जितने भी सभी अभियुक्त हैं उनका सामान्य आशय एक दूसरे से मिलना आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन सब क्या होंगे? आरोपी। और सभी क्या होंगे? सभी को दोषी सिद्ध किया जा सकता है। दूसरे पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या कहा? यदि किसी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 376 का आरोप लगाया है तो यदि तथ्य साबित हो जाए तो अभियुक्त को सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी सिद्ध किया जा सकता है। किसमें कहा है? इसके तीसरे पॉइंट में। किसमें? विश्वनाथन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। तो ये सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, विश्वनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह वाद। ये किससे संबंधित है? तो ये भी बलात्कार से। इसमें क्या किया उच्चतम न्यायालय ने? क्या भी निर्धारित किया? इसमें कहा है बलात्कार से पीड़ित महिला को न केवल शारीरिक क्षति होती है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचती है। हत्या के अपराध में उसके शरीर का विनाश होता है,
किंतु बलात्कार के मामले में पीड़िता की प्रतिष्ठा सदैव के लिए चली जाती है। ये अकेली नहीं, क्या है, चली जाती है। यहाँ पर ये क्या है भाई, यह है आपका सदैव के लिए चली जाती है। विचारण न्यायालय को अभियुक्त के साक्ष्य का मूल्यांकन संपूर्ण मामले के पृष्ठभूमि पर करना चाहिए। कब करना चाहिए, संपूर्ण पृष्ठभूमि में करना चाहिए। न्यायालय को अभियुक्त के साक्ष्य का मूल्यांकन कब करना चाहिए, संपूर्ण पृष्ठभूमि में। नेक्स्ट देखते हैं इसी में पॉइंट। उसने कहा साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें क्या कहा है, साक्ष्य अधिनियम जो है उसकी जो धारा 114 है वह संशोधन द्वारा जोड़ी गई है और यह प्रावधान किया गया है कि सामान्यतः बलात्संग के मामले में पीड़िता की सहमति न होने की उपधारणा की जाएगी। मतलब अगर बलात्संग का कोई भी आरोप लगाया तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 क्या कह रही है, मतलब इसमें यह माना जाएगा कि जो पीड़िता है उसने सहमति नहीं दी, भले ही चाहे सहमति दी हो लेकिन उसने आरोप लगाया तो क्या होगा, उसको ये माना जाएगा कि उसने सहमति नहीं दी, ये माना जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का वाद किससे संबंधित है। तो ये है भाई महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित। मैंने आपसे बताया था, पहले भी हम इस चीज़ को देख चुके हैं, शायद जो पिछली वीडियो थी उसमें यह था कि अगर कोई महिला जो कार्यस्थल पर काम कर रही थी तो वो बाल विवाह को रोकती है। वो क्या करती, बाल विवाह। इसके हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो इसके उसमें क्या कहता है, एक संस्था बनी थी, विशाखा नाम की एक संस्था थी, उसने याचिका डाली थी, तब जाकर ये केस बना था। और इसमें क्या दिया था कि गया था कि हाँ, कम से कम जहाँ पर 10 लोग कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर विशाखा गाइडलाइन लागू होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे भी पूछा जा सकता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी, नाम भी बड़े अजीब होते हैं। जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम ब्रजमोहन रामदास मेहरा का वाद किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, यह है टेप रिकॉर्डर या सीडी में रिकॉर्ड की आवाज़ से। इसमें क्या है, बोलने वाले व्यक्ति की आवाज़ को सम्यक रूप से पहचानना, रिकॉर्ड की गई आवाज़ की वास्तविकता को साबित करना, समर्थन, यह कार्य साक्ष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। रिकॉर्ड की आवाज़ विषय वस्तु को साक्ष्य अधिनियम में वर्णित सुसंगतता के नियमों के अनुसार सुसंगत होना चाहिए। देखो ये केस तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है इस तरीके से क्वेश्चन कि क्या ऐसा हो सकता है, हाँ या ना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या टेप रिकॉर्डर की जो आवाज़ है उसको सुसंगतता के नियमों के अनुसार उसे सुसंगत होना चाहिए, हाँ या ना। इस टाइप से पूछा जा सकता है। इसको पढ़ लेना बस, एक बार नॉलेज में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं। जयेश एस ठक्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, इसी का दूसरा नाम क्या है, जनमंच बनाम भारत संघ, इसी से संबंधित है। दूसरा किस था, यह है साइबर अपराध से। किससे संबंधित है, साइबर अपराध, इंटरनेट से। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या कहा गया था, पोर्नोग्राफी तक पहुँचे बच्चों को की जो पोर्नोग्राफी की जो पहुँच है वो बच्चों को दूर रखने के लिए वेबसाइट को बंद नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसी याचिका डालता है कि हाँ पोर्नोग्राफी से बच्चे बिगड़ रहे हैं, भाई इसको बंद कर दो साइट को, तो उसको बंद नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था, अदालत ने। दूसरा पॉइंट, किसी मार्गदर्शन के बिना किसी साइट को रोकना ऐसे मत अवरोध के अधीन है। किसी भी मार्गदर्शन के बिना किसी ऐसी साइट को रोकना क्या है, वो किसकी ऐसे मत अवरोध के अधीन है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इंटरनेट एक आधुनिक तकनीक है, इसी में कहा है इंटरनेट एक आधुनिक तकनीक है, इसलिए इस पर रोक लगाना उचित नहीं है। दूसरा, समाज के विकास के लिए आधुनिक तकनीक आवश्यक है, ये भी इसी में कहा गया है, ये भी इसी में कहा गया। और आईटी एक्ट कब आया था भाई, ये आया था 2000 में। आईटी एक्ट कब आया था, 2000 में। इसके बाद इसके अंतर्गत कुछ नियम बनाया गया, इसके अंतर्गत कुछ नियम बनाया गया। क्या बनाया गया, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011। ठीक है, आईटी एक्ट कब आया था, 2000 में, और कुछ नियम जो बनाया गया 2011 में। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 आदि। ठीक, तो एक बार पहले हैं सेवा प्रदाता के दिशा निर्देश और दूसरा है साइबर कैफ़े के लिए दिशा निर्देश। इसमें बनाया गया 2011 में नियम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस इसको एक बार दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। बाकी सब इम्पोर्टेंट है, बस ये इनको इतना ज़्यादा डीपली कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ना है। अभी आगे देखते हैं हम। वो कह रहा है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रफुल्ल वी देसाई वाद।
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रफुल्ल देसाईवाद, तो ये किससे संबंध है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। वो कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकता है। कैसे अभिलिखित किया जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकता है। नंबर 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है, अतः साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकता है। और क्या कहा, व्यक्तिगत उपस्थिति कोई आवश्यक नहीं है, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकता है। अब इसी में एक वाद हो रहा है, वो क्या है, अमिताभ बागची बनाम इना बागची, अमिताभ बागची बनाम इना बागची, इसको सही कर लेना। और अगर पीडीएफ चाहिए किसी को तो भाई कमेंट कर देना, पीडीएफ दे दी जाएगी और ये जो करेक्शन है इसको करेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अमिताभ बागची बनाम इना बागची के बाद में ये कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि वैवाहिक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य लेने की अनुज्ञा तभी दी जाएगी जब पति पत्नी दोनों भारत के बाहर निवास करते हैं। तो ये प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि हाँ, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्ष्य लिए जा सकते हैं, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि हाँ, पति पत्नी का अगर कोई वैवाहिक मामला है उसमें भी लिए जा सकते हैं, यदि किसी ने कोई और अपराध किया है तो उसमें लिए जा सकते हैं, या किसी ने, ठीक है ना, इस तरीके से 2-3 अपराध दे दें कि हाँ इसमें लिए जा सकते हैं, सभी में लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो याद रखना, अमिताभ बागची बनाम इना बागची के बाद में कहा गया था कि वैवाहिक मामलों में अगर पति पत्नी विदेश में रहते हैं तो ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले से लिए जाएंगे, वरना नहीं लिए जाएंगे। और इससे पहले क्या कहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जा सकता है, लिखित किया जा सकता है, व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वाल्को याचिका में क्या कहा। तो इस याचिका का क्या मतलब है, इस याचिका में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। तो जो भारत की कंपनी थी, सरकारी कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वाल्को शॉर्ट फॉर्म, तो याचिका में क्या कहा, इस याचिका में क्या कहता है, सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश मतलब उस कंपनी के शेयर खरीदना, विनिवेश के खिलाफ जनहित याचिका दायर की। अब क्या हुआ, इसमें क्या कहा, यह एक ऐतिहासिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक ऐतिहासिक जनहित याचिका मानी जाती है क्योंकि इसके नतीजे में अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया कि सरकार के आर्थिक फैसले को चुनौती देना अदालत के दायरे में नहीं आता। मतलब सरकार कुछ भी बेच ले, कुछ भी खरीद ले, कुछ भी कर ले, वो उसके लिए आप जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते, वो अदालत के दायरे में नहीं आता कोई भी आर्थिक फैसले के बारे में, ठीक है। तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड याचिका से संबंधित। आगे देखते हैं कितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी 2014 का केस है। राष्ट्रीय विधिक सेवा अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नालसा जिसको बोलते हैं, बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें कहा था भाई जो ये नालसा है इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 1987 में, इसका गठन किया गया था। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका गठन कब किया गया था, 1987। और ये वाद कब का, यह है 2014 का। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था, उच्चतम न्यायालय ने हिजड़ा को तृतीय लिंग, थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दे दी। तो ये पूछा जा सकता है कब मान्यता दी, 2014 में, कौन से लिंग के रूप में, थर्ड जेंडर के रूप में। और सरकार को आदेश दिया कि उसे अल्पसंख्यक समझे और नौकरी, शिक्षा एवं अन्य संस्थान में आरक्षण दे, ये सरकार को आदेश दिया। एक केस था जो एक इनका थर्ड जेंडर का जो एक सरदार था, जो इनका हेड था, उसने केस किया था असम सरकार के खिलाफ, ठीक है ना। तो असम का केस आया था फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जो सरकार है उच्चतम न्यायालय ने ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो असम का केस था, उसके बाद में ये डिसीजन आया। तो 2014 में क्या दे दिया गया, इसको थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दे दी। नेक्स्ट, सेल्फी बनाम स्टेट का वाद किससे संबंधित है, इसको आप याद रख लेना, सेल्फी, ठीक है, क्या ले रहा है, सेल्फी। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ एवं वीईएपी के संबंध में अभी निर्धारित किया कि इसमें क्या अभी निर्धारित किया, इसमें निर्धारित किया
नार्को टेस्ट के लिए तो है सच झूठ को पता लगाने के लिए, ठीक है ना, नार्को टेस्ट करते हैं, या पॉलीग्राफ जो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है भाई, नार्को टेस्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित आत्म रक्षा के लिए जो आत्म सम्मान होता है उसके अधिकार का अतिक्रमण करता है। किसका अतिक्रमण करता है? जो आत्म सम्मान होता है उसकी रक्षा के लिए उसका क्या करता है? अतिक्रमण करता है। ये आत्म अभिशंसा के अधिकार का क्या करता है? अतिक्रमण करता है। अतः यह असंवैधानिक है। मतलब क्या होता है? 20(3) में क्या देगा? कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। तो ये आत्म अभिशंसा जो अपनी इच्छा है उसके अधिकार का अतिक्रमण करता है, ठीक है। ये वाद था सेल्वी, इसको जो लिखा ना सेल्फी, इसको कैसे याद करना? सेल्फी के नाम से याद हो जा कर लेना, ठीक है ना, कि सेल्वी का वाद था। उसमें कहा गया था नार्को टेस्ट सेल्फी में नहीं ले सकते, ठीक है। जब टेस्ट चल रहा हो नार्को टेस्ट तो उस समय सेल्फी नहीं ले सकते, ऐसे इसको याद रख लेना। तो ये क्या है? सेल्वी बनाम स्टेट का वाद, ठीक। दूसरा पॉइंट है इसमें, नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध कथन करता है। तो कैसे करता है भाई? तो व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध ही तो कहता है, कहना थोड़ा ही चाह रहा है, अपना जुर्म थोड़ा ही कबूल करना चाह रहा है वो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अपनी इच्छा के विरुद्ध ही उसका कहा जाता है। 3 में, नार्को टेस्ट किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य करते हैं, इसलिए यह अनुमान क्या है? इसलिए ये क्या है? अनुमान्य नहीं है। ये क्या है? इसलिए अनुमान्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? नार्को टेस्ट सदैव संबंधित व्यक्ति से सहमति के बाद ही किया जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर जैसे नार्को टेस्ट की बात आती तो उसमें कहा जाता है कि भाई नार्को टेस्ट करवा लो, मतलब उनको कहा जाता है अगर वो उनकी सहमति होगी तब किया जाएगा, ये ज़बरदस्ती नहीं होता है। तो किस में कहा गया था नार्को टेस्ट के बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। किस में कहा गया था? सेल्वी बनाम स्टेट का वाद, इसमें कहा गया था। इसमें किसका अतिक्रमण हो रहा है? धारा अनुच्छेद 20(3) का। आगे चलते हैं। तो भाई ये हमारे वाद थे, जितने भी हमारे केसेस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। 4 वीडियो में हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इनको पढ़ लेना, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। बाकी जो हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा हम प्रैक्टिस करेंगे। आपका कुछ भी बाहर नहीं जाने देंगे। IPC CRPC सब धारा यहीं पे कवर कर लेंगे हम, ठीक है ना। कुछ बाहर नहीं जाने देंगे। बस आप ध्यान से जितना भी देखो, जितना का वीडियो पूरी देखनी है उसको बहुत ध्यान से देखो, ठीक है ना। जब मन ना हो उस समय मत पढ़ो चाहे, लेकिन जब मन हो तो ध्यान से देखो पूरे मन लगाकर, ठीक है भाई। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम जी।